बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर रज़ान बोलते कालम के साथ, और आज मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि अब अमेरिका से भी इस बात का इतराफ़ आ गया कि ईरान की एटमी क़ुव्वत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सका है। जी हाँ, ये बात कही थी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर के दौरान कि दोबारा से ईरान को एटमी क़ुव्वत बनते हुए बहुत वक्त लगेगा और उनकी साइट्स को तबाह कर दिया गया है। लेकिन अमरीकी अदारे की एक तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के मुताबिक, ये अदारा भी मैं आपको बता दूं ताकि आपको ये ना हो कि मैं अपनी तरफ से कोई बात करता हूँ। एनबीसी ने कोई 5 के करीब अस्करी ज़राए को कोड करते हुए, जिनमें से 2 ज़राए जो हैं वो हाज़िर सर्विस हैं और 2 रिटायर्ड हैं, एक रिपोर्ट शाया की है और उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका का ईरान पर हमला ज़्यादा कारगर नहीं हुआ और सिर्फ उसकी एक साइट को कुछ नुकसान पहुंचा, और उसकी 2 एटमी साइट जो हैं जिन पर टोमाहाक मिसाइल इस्तेमाल किए गए थे वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, और वहाँ पर मौजूद यूरेनियम जो है वो भी महफूज है, क्योंकि वो ज़्यादा गहरे बंकरों में मौजूद था। और ऐसे बंकरों में मौजूद था कि शायद जिस पर B-52 बम्बार का जो बम था, जिसको GB शायद कहते हैं, GB-57, वो भी असरअंदाज नहीं हो सकता था। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप के इल्म में थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो कहा गया है कि इन फौजी ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया कि बाइडन दौर में एक मंसूबा बनाया गया था कि ईरान के तमाम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर लगातार हमले किए जाएं ताकि उसकी एटमी क़ुव्वत बनने की जो सलाहियत है उसको हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। लेकिन ये मंसूबा रहा तो बाइडन हुकूमत का ख़ात्मा हो गया और ट्रंप आ गए। ट्रंप आने के बाद इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया, और उनका ये कहना था कि इससे दोनों तरफ जो है बड़ी तबाही हो सकती है। यानी ट्रंप ये मान रहा था कि ईरान जो है एक न्यूक्लियर पावर है, और अगर उस पर हमला किया गया तो वो इस न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल इजराइल में कर सकता है, जिससे बड़ी तबाही, यानी दोनों तरफ तबाही का मतलब ये है कि दोनों ममालिक के बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान से जा सकते हैं। ईरान वाले तो खैर शहीद होते, वहाँ पे वो जो लोग थे वो भी अपनी जान से जाते। इसके बाद जो एनबीसी की रिपोर्ट है उसमें फ़ौजी ज़राए ने कहा कि अब की बार भी जब इसराइल को शिकस्त होने लगी, यानी इसराइल को ऊपर मिसाइल्स जो हैं वो गिरने लगे, उसका आयरन डोम जो है वो टूटने लगा, तो उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि कई हफ्तों तक जारी रखने वाला एक मंसूबा तैयार किया जाए, जिसमें तमाम के तमाम ईरानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो कि 3 जगहों पर इंस्टॉल्ड हैं, इसमें अगर आप कहें तो फोरोद एक साइट है जिस पर B-52 बम्बार ने हमला किया था, जिसकी मैन्युफैक्चर नतन्स है, एक साइट ये है, और एक तीसरी साइट जो है इस्फहान है। इन 3 साइट्स पर लगातार कई हफ्तों तक हमला किया जाए ताकि इसके यूरेनियम की बिल्कुल ही अफसरदगी का ख़ात्मा कर दिया जाए। लेकिन वहाँ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये थी कि फ़रोज़ पर तो ये हमला शायद कामयाब हो जाए, लेकिन नतन्ज़ और इस्फहान वाली जो साइट्स हैं वो बहुत गहरी हैं। अमरीकी B-52 बम्बार जहाज़ की रेंज से भी बाहर हैं, और इससे B-52 बम्बार का हमला जो है की नाकामी की सूरत में बहुत सारे ममालिक को एक पैगाम जाएगा कि अमेरिका का जदीद तरीन बम भी जो है क्लस्टर बम है, बंकर बस्टर बम है, वो भी इस तक नहीं पहुंच सका है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बार भी इस मंसूबे को रद्द कर दिया, और उनका ये कहना था कि इस तरह से बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता है। अब हुआ ये कि फ़रोद पर तो हमला हुआ और उसमें जज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इतराफ़ किया, इस बात का ऐलान किया कि ईरान की जौहरी तनसीबात को हमला किया गया। लेकिन एक्चुअल प्लान जो कई हफ्तों पर मुश्तमिल था उसको सिर्फ एक रात में कंप्लीट करने की कोशिश की गई। बहरी जहाज़ों से टोमाहॉक मिसाइल लगाए गए जो कि नतन्ज़ और इस्फहान पर गिरे, और B-52 बम्बार से फ़रोद की जो एटमी इंस्टॉलेशंस थी उन पर हमला किया गया। ईरान ने इस हमले के बाद जो है वो अपने हमलों में तेज़ी लाने का ऐलान किया था। ये ऐलान करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बैक फुट पर चले गए। उन्होंने कहा जो हमने करना था वो हमने कर लिया, अब हम मुज़ाकरात करेंगे। हम ईरान से कहते हैं कि वो तिजारत कर ले, हम ईरान से चीन से कहते हैं कि वो अगर आयल लेना चाहता ले ला। तो इसका मकसद ये था कि ईरान को कूल डाउन किया जाए। देखिए, बात जहन में रखें कि ठीक है कि अमेरिका के पास दुनिया का जदीद तरीन क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं, जिसको बंकर बस्टर्स बम कहा जाता है,
मौजूद हैं, जो कि B-52 जो कि 55,000 फुट की बुलंदी से हमलावर होते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ ये बॉम्ब जो हैं बंकर के अंदर जाकर ब्लास्ट होते हैं, मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद इसका जो इसको नाकाम बनाने का एक तरीका ये भी है कि तय दर तय बंकर्स बनाए जाएं, एक के बाद एक बंकर्स और बहुत गहरी सुरंगें जो हैं वो खोदी जाएं। और यही किया ईरान ने, उसने नतंज और इस्फहान में इतनी ही गहरी सुरंगें बनाई जो इन बम से महफूज रह सकती हैं या किसी हद तक महफूज रह सकती थी, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो गो ये ज़्यादा नुकसान जो नहीं हुआ है, इसके बाद तो तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद कि ईरान इस वक्त भी एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है और उसके पास यूरेनियम अफजूदा यूरेनियम का एक बड़ा ज़हीरा महफूज है। उसके साइंटिस्ट गो के इस इसराइल ईरान वॉर के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो अपनी उन्होंने जाम शहादत नोश किया अपने वतन की खातर, अपने दीन की खातर उन्होंने जाम शहादत नोश किया। लेकिन इसके बावजूद ये उतना नुकसान नहीं है जितना इसराइल और अमेरिका सोच कर बैठे थे। उनकी इंटेलिजेंस ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा काम करते हुए ईरान को बहुत ज़्यादा बहुत कीमती जो जाने हैं उनकी उनकी शहादत जो है उसको बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं महफूज हैं। नतंज और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स जो हैं वो महफूज हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका के NBC अदारे की एक रिपोर्ट है जो कि वो मुख्तलिफ़ ज़राए से नहीं फ़ौजी ज़राए से दे रहा है। इस रिपोर्ट का अथेंटिक होना इसलिए भी माना जाएगा कि अभी तक इसको चैलेंज नहीं किया गया है और जो 5 लोगों के ज़राए को वो इस्तेमाल कर रहा है उसमें उसका कहना है कि 2 तो हाजिर सर्विस फ़ौजी हैं। तो पूछे ना अमेरिका फिर NBC से कि आपने ये बयान क्यों जारी किया था और नतंज और इस्फहान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो अगर महफूज हैं तो इसका मतलब है कि ईरान आज भी एक एटमी क़ुव्वत, अनडिक्लेयर्ड एटमी क़ुव्वत है और वो किसी वक्त भी इसराइल का मुकाबला करने का हिम्मत और हौसला रखता है। एक दूसरी तरफ इसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। जिस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सिपह सलार हाफिज़ आसिम मुनीर ने किरदार अदा किया ईरान इसराइल वॉर में, जिसका अब दुनिया मुतरफ़ है कि उन्होंने किस तरह से इस सारे मामले को समेटा और ना सिर्फ समेटा बल्कि ईरान को बकअप भी किया। क्योंकि ईरान में मौजूद इंडियन जो स्पाइस थे उन्होंने तमाम मालूमात जो थी वो फ़राहम की थी। अब तो वो सामने आ गई चीज़ें, कुछ इंडियंस मौजूद थे, कुछ दूसरे ममालिक के लोग मौजूद थे। लेकिन अगर ईरान के साथ कोई मुल्क खड़ा था तो उसका हमसाया पाकिस्तान था और इससे पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात जो हैं वो मज़ीद गहरे हुए हैं। और पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है और अब ईरान के साथ उसके हाथ मिलाने का मतलब ये है कि अब इस खित्ते में इसराइल के लिए ज़्यादा बड़े नुकसान के बायस बनने वाले 4-5 ममालिक मौजूद हैं, जिसमें चीन है जो कि डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, वीटो पावर रखता है, पाकिस्तान है डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, रशिया है जो वीटो पावर रखता है और न्यूक्लियर पावर है, और उसके बाद ईरान है। और ईरान की सपोर्ट में ये तीनों ममालिक जो हैं यानी चीन, पाकिस्तान और रशिया मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आपको एक नई बात भी बता दूं कि अनकरीब दूसरी तरफ से तुर्की भी ईरान के साथ खड़ा है और खड़ा होने वाला है। और इसकी वजह ये वो ब्लॉक बनने वाला है जो कि ईरान को ऐसा डायमंड डूम फराहम करेगा। ये तो आयरन डूम लिए फिरते थे, अमेरिका ने गोल्डन डूम बना लिया। ईरान का डायमंड डूम जो है अब बन जाएगा और इस डायमंड डूम के अंदर ईरान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बहुत जल्द बनने वाली है। और इसका एतराफ़ NBC ने कर लिया कि ईरान को नुकसान जो पहुंचाया गया वो जुज़वी नुकसान है। अस्करी ज़राए, मैं फिर दोबारा से बात कर रहा हूँ, उनके फ़ौजी ज़राए से ये ख़बरें बाहर निकल कर आई हैं कि ईरान को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका जितना शोर व गुगा, जितना प्रोपोगंडा किया गया था। तो ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आलम इस्लाम में ईरान भी एक न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है और डायमंड डूम की शक्ल में चीन, पाकिस्तान, रशिया और तुर्की जो हैं उसकी हिफाजत के लिए, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए मौजूद होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।